जब हम नाइट्रेट की बात करते हैं तो नाइट्रेट का जो एस्टिमेशन होता है, एक मिनट, नाइट्रेट का जो एस्टिमेशन होता है वो होता है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गया। तुम लोग जहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो ना, वहीं पे एक टेस्ट का भी लेक्चर पड़ा हुआ है, तो उसको करो। खाली क्लासेस मत क्या करो, वहां पे वो पड़ा हुआ है, उसको भी अटेंड करते ओके रहा सर। करो। तभी तो ओके मार्क्स का पता चलेगा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ओके। ठीक है। तो ये जो नाइट्रेट का एस्टिमेशन होता है, ये होता है कॉलेरीमेट्रिक मेथड से। कॉलेरीमेट्रिक, या तो तुम बोलो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स भी यूज कर सकते हो, एंड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। तो कॉलेरीमेट्रिक मेथड में क्या होता है, सैंपल को ट्रीट किया जाता है नाइट्रेट से, ताकि वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, फिर वो एक कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लेके हम देखते हैं। किसमें? इसमें कॉलेरीमेट्रिक मेथड, जिसको हम बोलते हैं कैडमियम रिडक्शन भी। कैडमियम रिडक्शन मेथड, कैडमियम रिडक्शन मेथड होता है ये। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, किसको? कैडमियम रिडक्शन मेथड को भी हम देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, नाइट्रेट को रिड्यूस कर देते हैं टू नाइट्राइट। नाइट्रेट को रिड्यूस कर देते हैं नाइट्राइट से, फिर उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं। कितने नैनोमीटर में? 520 नैनोमीटर। ठीक है। यस सर। इससे हमको नाइट्रेट पता चलता है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में तुम्हारा आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होगा, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस मेजर करेंगे ड्यू टू नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन के प्रेजेंस से जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो आएंगे उसको मॉनिटर करेंगे रियल टाइम में, और उसको देख सकेंगे। इसमें कुछ कहानी नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड काफी इजी है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक तो पता ही है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में जैसे आयन क्रोमेटोग्राफी होता है, तुमने देखा होगा वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह। मैं भी काम कर रखा हूँ आयन क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है। आयन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, वो एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज से के ऊपर से स्टेशनरी फेज के ऊपर से मोबाइल फेज बह के निकलता है। स्टेशनरी फेज का एफिनिटी, जैसे कि अगर सपोज करो कि एक सॉइल को तुम एक प्लेट के ऊपर से पास कर रहे हो, और इस प्लेट के नीचे एक मैग्नेट लगा है। ठीक है। तो इस सॉइल को जब झाड़ के निकालोगे, उसमें से आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब चिपक जाएंगे, और विदाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले बाहर निकल जाएंगे। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे होता है। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हो रहा है, कि मतलब ये मोबाइल फेज जो है, और ये जो स्टेशनरी फेज यहाँ पे होता है, ठीक है, उसके ऊपर से जब निकलता है, तो इसकी जो एफिनिटी होती है, किस आयन सिलेक्टिव जो तुम्हारा वहां पे इलेक्ट्रोड लगा रहता है, इंजेक्शन उसको पास करता है वाटर को, उसमें से आयंस जो होते हैं वो इस पे चिपकते हैं, और चिपक के क्या होता है, उसमें से फिर हमको उसका कंसंट्रेशन मिलना शुरू हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस है, इनको तैयार करो, इनको देखो, और इनमें से तुम बता सकते हो। वैसे एक ब्राउन रिंग टेस्ट भी होता है, जिसके थ्रू से हम देखते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट, वो थोड़ा क्वालिटेटिव टाइप्स है। ब्राउन रिंग टेस्ट, उसमें क्वांटिटी पता नहीं चलता है। नाइट्रेट एस्टिमेशन के लिए इतना ही यूज होते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा फॉस्फेट। ठीक है। तो फॉस्फेट
फॉस्फेट एस्टिमेशन भी एग्जैक्टली वही चीज है, कॉलोरीमेट्रिक मेथड होता है, लेकिन उसमें कैडमियम रिडक्शन नहीं होता है, इसमें होता है मॉलिब्डेनेट, मॉलिब्डेनम, बिडनम होता है, मॉलिब्डेनम ब्लू मेथड। किसको? फॉस्फेट मेजर करने के लिए मॉलिब्डेनम ब्लू मेथड देखते हैं। ठीक है। अंडर एसिडिक कंडीशन क्या होता है, वो एक कंपाउंड बना देगा, वो कम्प्लेक्स होता है, और वो जो कम्प्लेक्स बनेगा उसको हम देखते हैं 880 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ कहानी नहीं है। अब क्रोमेटोग्राफी एज यूजुअल, प्रिसाइज मेजरमेंट आयन क्रोमेटोग्राफी जो मैंने तुमको बताया, उससे भी तुम इसको देख सकते हो, इसको फॉस्फेट को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये दोनों मैंने किया है, दोनों खुद आईसी में मैंने खुद चलाया है और मैंने निकाला है। तो ये काफी इजी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ बड़ा चीज नहीं है। आजकल तो मीटर्स भी आता है, मतलब ऑन फील्ड तुम मेजर कर सकते हो, ऐसे मीटर्स वगैरह भी आने लगे हैं। ठीक है। फॉस्फेट के बाद आता है तुम्हारा सल्फेट, ये भी मेजर हो जाता है, ये भी आयन क्रोमेटोग्राफी से मेजर हो जाता है, इसमें कुछ नहीं। सल्फेट भी हो जाता है। तो सल्फेट को देखने के लिए एक और भी तरीका है, जिसको हम बोलते हैं टर्बी डी मैट्रिक मेथड। ठीक है। अब क्या होता है कि एक्सेस बैरियम क्लोराइड जो है सैंपल में ऐड कर दो। ठीक है। फिर क्या करेगा, उसमें से इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट बाहर निकलेगा, जो कि क्या क्रिएट करेगा, क्रिएट्स टर्बिडिटी, क्योंकि टर्बिडिटी को क्रिएट करेगा। अब ये जो टर्बिडिटी मेथड में हम इसको फिर ले जाएंगे स्पेक्ट्रो में, और स्पेक्ट्रो में लेके हम उसको 420 नैनोमीटर में देखेंगे। ठीक है। तो उससे भी बदल जाए। उसके बाद तुम्हारा आयन क्रोमेटोग्राफी, जिसने बोला, आयन क्रोमेटोग्राफी में भी तुम इसको देख सकते हो। तो आयन क्रोमेटोग्राफी थोड़ा एडवांस है। अनायंस को देखने के लिए आयन क्रोमेटोग्राफी का जो यूज करना, वो थोड़ा एडवांस हो जाता है, एडवांस टेक्निक हो जाता है। ठीक है। तो एडवांस टेक्निक को ही यूज करना अच्छा रहता है। ठीक है। यस सर। तो आयन क्रोमेटोग्राफी यूज करो या तुम्हारा आईसीपी वगैरह यूज करो, वो ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली इन सब चीजों से। ठीक है। इसके अलावा और क्या बताया था? इसके बाद अलावा और कौन सा वाटर पैरामीटर था बताना। सर हार्डनेस तक तो सारा ही हो गया था। अभी हम्म। अभी और लिखाया था डीओ। ना, 16 16 17 लिखाया था, डीओसीओडी सर छोड़ो, हैवी इसके आगे मेटल्स, बताओ। हैवी मेटल्स बचा हुआ हाँ, है हम हैवी लोगों का। मेटल क्या था, हैवी मेटल, हैवी मेटल के लिए तुमको आईसीपी की जरूरत पड़ेगी और डबल एस। आईसीपीओईएस एक है, आईसीपीएमएस एक है, इसके बाद डबल एस है। ठीक है। ये तीन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तुम क्या मेजर कर सकते हो, हैवी मेटल्स। ठीक है। तो ये तीनों का काम कैसे काम करता है वो जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले डबल एस में कैसे देखते हैं, डबल एस क्या होता है वो जानते हैं। तो डबल एस जो होता है वो तुम्हारा, उसका फुल फॉर्म है, पता ही होगा तुमको, क्या होता है? एटॉमिक, अब्जॉर्प्शन, हाँ, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ओके। स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो ये क्या है, मेटालिक एलिमेंट्स को देखने में मदद करता है। इसमें होता क्या है, एटम्स ऑफ टारगेटेड एलिमेंट, जो टारगेटेड एलिमेंट को देखना है, प्रिंसिपल क्या है इसका, सबसे पहले टारगेट एलिमेंट। ठीक है।
इन सैंपल, टारगेट एलिमेंट इन सैंपल क्या करता है, एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ ईएमआर। ठीक है, कब, एज ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। अगर ये ट्रांजिशन करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक, तब ये प्रॉब्लम्स होगा क्या, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो तुम्हारा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसी समय पे तुम क्या करोगे, सैंपल को भी वेपराइज कर दोगे, प्लस कर दो यहाँ पे, सैंपल को वेपराइज कर दोगे, सैंपल को वेपराइज्ड कर दो। ठीक है, एंड वेपराइज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो जब ऊपर चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज आएगा। डिक्रीज किस में आ जाएगा, उस लाइट में, जब उस वेवलेंथ के सामने तुम सैंपल को वेपराइज करके ले आओगी, तो डिक्रीज हो जाएगा किसमें, इंटेंसिटी में। इंटेंसिटी इन लाइट डिक्रीजेस, सिंपल सी बात है। तो वो जो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, वो जो डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, विथ एलिमेंट्स, उसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल के साथ कोरिलेट कर देंगे, खत्म, ये कहानी है। ठीक है, तो इसका बियर लैम्बर्ट लॉ के साथ कनेक्शन है। ठीक है, अभी बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है पता है, या भूल नहीं गई पता हूँ है सर। सुदेश? भूल गई। एकदम ही भूल गई हूँ सर। हम्म, देखो सीधा सा बोलता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होता है सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन से, पाथ लेंथ से, और तुम्हारा मोलर एब्जॉर्बिविटी से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्बेंस जो होता है, वो मोलर ऑब्जर्विटी, पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन से बन के ही निकलता है। इसमें जो मोलर ऑब्जर्विटी होता है, देखो वो, अगर डेफिनेशन बोलोगे तो उसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगा। अगर डेफिनेशन बोल दूं तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाथ लेंथ से और कंसंट्रेशन ऑफ आयन से। अगर हम बात करते हैं तो ई क्या है यहाँ पे, मोलर एब्जॉर्बिविटी। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और एल क्या है तुम्हारा, पाथ लेंथ। ठीक है, और सी क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन, और ए क्या है तुम्हारा, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो ये इतना तो क्लियर है, ये समझ में आता है। लेकिन एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला भी है, क्योंकि इंटेंसिटी घट रहा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू लॉग 10 आई नॉट बाई आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आई नॉट क्या है, ये है तुम्हारा इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, अपॉन में तुम्हारा आता है ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, तो इतना तो क्लैरिटी है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आ गई। बस इसी को कोरिलेट करते हुए तुमको उसको पढ़ लेना है और देख लेना है, दोनों को अगर इक्वेट कर दोगे तो आई नॉट बाई आई समथिंग कुछ और बन के आएगा, तुमको समझ में आ रहा होगा क्या बन के आएगा। अगर इन दोनों को कोरिलेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई एल सी इक्वल टू लॉग 10 आई नॉट बाई आई हो जाएगा।
है ना। तो आई नॉट बाई आई अगर हम लिख दें, आई नॉट बाई आई, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर एल सी हो जाएगा कि नहीं, बताओ। e टू द पावर एल सी आ जाएगा, क्योंकि लॉग ले जाएंगे बोथ साइड में, नहीं ई ले जाएंगे, ई की पावर ले जाएंगे दोनों तरफ, ई ले लेंगे, ई ले लेंगे तो ये हट जाएगा ना, लॉग हट जाता है एक्सपोनेंशियल ले जाने से। तो अगर हम आई बाई आई नॉट लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा माइनस ई एल सी। तो आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई नॉट e टू द पावर माइनस ई एल सी। मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। ठीक है, लॉग लगा के हटा रहा हूं इसको, ई लगा के। ठीक है, तो ये कहानी है उसमें। ये जो चीज है, ये स्ट्रिक्टली होल्ड करता है तुम्हारा मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक तरीके का ही लाइट पे ही कंसंट्रेट करेगा। डबल एज जो है इसमें मोस्टली मेटल्स वगैरह तुम देख सकते हो, बहुत सारे मेटल्स देख सकते हो, जो जो तुमको टारगेटेड चाहिए वो सारे तुम देख सकते हो किसमें, डबल एज में। लेकिन इसके नुकसान क्या है, नुकसान है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा, और एट ए टाइम में एक ही एलिमेंट देख पाओगे, 10-12 एलिमेंट नहीं देख पाओगे, एक ही एलिमेंट देख पाओगे, काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या आ गया था, आईसीपीएमएस। ठीक है, ये आ गया। अब आईसीपीएमएस का क्या रोल है, वो ऐसा क्या कर देगा जो इसमें बदल जाएगा। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट में मैंने काम कर रखा है तो मेरे को पता है। तो आईसीपीएमएस को यह है कि आईसीपीएमएस को क्या क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा। इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, आर्गन प्लाज्मा से। आर्गन प्लाज्मा इसमें यूज किया जाता है, मतलब आर्गन गैस को यूज किया जाता है। ठीक है, अब आर्गन गैस को किस टेम्परेचर तक छोड़ा जाता है, 10,000 केल्विन तक। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, दैट एटोमाइजेस किस एंड आयोनाइजेस, दोनों करेगा, एटोमाइज भी करेगा और आयोनाइज भी करेगा, किसको, जो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सब करने के बाद जो आयंस होते हैं जो जनरेट हो गया है, उनको वो क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर मास बाई चार्ज रेशियो। इसके हिसाब से वो तोड़ देगा, अलग अलग कर देगा। ठीक है, अब मास स्पेक्ट्रोमीटर का यही काम है कि मास टू चार्ज रेशियो में तोड़ के सबको अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे हमको एक ही बार में मल्टीपल सैंपल्स, मल्टीपल एलिमेंट्स मिल जाते हैं, इसी वजह से। क्योंकि मास इस टू चार्ज रेशियो में जब डिवाइड करेगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। तो इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा ऐसे ही काम करता है। तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएट कैसे हुआ, डिफरेंस इन आईसीपी ओईएस एंड एमएस। ठीक है, अब ओईएस भी देख रहे हैं हम, एमएस तो नहीं, खाली ओईएस भी देख रहे हैं। तो जब ओईएस की बात होती है, आईसीपी ओईएस, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद इसमें क्या आता है, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हो जाता है ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। करेक्ट। तो जब ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बोलते हो, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें लाइट एक्साइट करता है एटम को, उसमें मास इस टू चार्ज रेशियो में प्लाज्मा क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। बट इसमें लाइट ही खुद ब खुद एक्साइट कर देगा, किसको, एटम को एक्साइट कर देगा, जैसे डबल एस में कर रहा था, एटम को एक्साइट कर देगा इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही उसको एक्साइट कर देगा। तो उससे क्या होगा, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ निकलेगा। यही फर्क है, इसमें मास टू चार्ज रेशियो में डिवाइड कर रहा था, इसमें क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ ऑटोमेटिक निकलेगा, क्योंकि एक्साइट करेगा एटम को प्लाज्मा लेवल पे, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ निकलेगा।
ठीक है, तो उससे हम एक बार में ही अलग अलग वेवलेंथ के लाइट से पता कर लेंगे कि ना ये है भाई, ये वो एलिमेंट है, ये वो एलिमेंट है, ये तरीका है। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम में आता है इसमें, हैवी मेटल के डिटेक्शन। अब बात एनालिसिस। आता है, हाँ, तो हैवी मेटल में हम क्या देखते हैं, हैवी मेटल कैसे देखते हैं, वो भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए वो चीज तुम देखना पड़ेगा, कौन सा, आईएसओ 10500 ना, स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, इसको देखना होगा। इसके बिना तुम इस टॉपिक को नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि यही तो गाइडलाइन है। इसी के बेसिस पे तो तुम डिटरमाइन करोगे कि भाई ये पानी स्वच्छ है, खराब है, कि बढ़िया है, कैसा है। वो देखने के लिए ये तुमको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। जैसे कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है कि कलर जो है उसकी क्या लिमिट है, हेजन यूनिट में देखते हैं, देखो ये दिए रखा है। ऑर्डर जो है हमेशा एग्रीबल रहता है किसी भी तरीके का, लेकिन पीएच का वैल्यू कैसा होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट जो है अच्छा होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। टर्बिडिटी 1 से लेके 5 के रेंज में होना चाहिए। टोटल डीजल सॉलिड 500 से 2000 के बीच में होना चाहिए, तब वो ठीक है। अगर 500 से कम है तो वो पीने लायक नहीं है, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं है सूटेबल। तो ये जो मिनरल वाटर दे देते हैं वो 200 से भी कम होता है, तो वो अच्छा नहीं है शरीर के लिए। एल्युमिनियम जो है देखो ऐसा है, एमोनिया 0.5 से नीचे चलेगा, एक्सेप्टेबल है। एनायन देखो, डिटर्जेंट बैरियम का भी दे दिया है, बोरोन का भी दे दिया है, इसी तरीके से इस सीरीज में सब दे रखा है। तो तुमको इस सीरीज को जानना जरूरी है, ताकि तुम ये पता कर सको कि नहीं ये पानी जो है ये ड्रिंकेबल है, नॉन ड्रिंकेबल है, या कैसा है। हम उसको कैसे डिटरमाइन करें इस चीज को पता करने के लिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स है ना, इसी यही तो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, और ऐड किए गए हैं अलग अलग पार्ट। तो इसको पढ़े बिना तुम वहां नहीं पहुंच सकते, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इस नॉर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अब इसमें खास कर वो तो पढ़ो जो 16 पैरामीटर हमने दिए थे अभी तुमको देखने के लिए, उनको तो पढ़ना 100% जरूरी है। और जैसे कैडमियम हुआ, क्रोमियम हुआ, ऐसे जो कार्सिनोजेनिक मिनरल्स हैं, उनका तो भाई तुमको याद होना ही होना चाहिए। आर्सेनिक तो मुंह पे होना चाहिए एकदम, उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, कैसी है। एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हो तो ये पूछा ही जाएगा, तो इसके बारे में तुमको पता होना ही चाहिए कि कितना कितना लिमिट है और कहाँ कहाँ कैसा कैसा है। ठीक है, अब ये देखो पूरा सीरीज दे दिया है पेस्टिसाइड्स का, पूरा का पूरा पेस्टिसाइड्स है। ठीक है, इसको हम डर्टी डजन के नाम से भी फेमस है ये सब, फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स में भी ये आते हैं। तो ये दे रखा है, ये हम देखते हैं किसमें, आफ्टर ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम वाटर क्वालिटी में उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये इस पैरामीटर के विद इन है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुछ इंडिसेस भी यूज किया जाता है रिसर्च पर्पस के लिए। ठीक है, बिना इंडिसेस के नहीं बनेगा। हैवी मेटल को चेक करने के लिए कुछ इंडिसेस वगैरह भी चेक किए जाते हैं, जैसे कि हुआ मेटल इंडेक्स में तुम्हारा आता है हैवी मेटल पोल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, उसका एक वे है निकालने का, वो तुम देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह में भी अवेलेबल है, तुम देख सकते हो डायरेक्टली जाके। ठीक है, फिर आता है हैवी मेटल इवैल्यूएशन इंडेक्स। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा इकोलॉजिकल रिस्क इंडेक्स, कार्सिनोजेनिक इंडेक्स, नॉन कार्सिनोजेनिक इंडेक्स, कंटामिनेशन डिग्री। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे इंडेक्स भी तुमको देखने को मिलते हैं किसमें, तुम्हारे हेवी मेटल के जब एस्टिमेशन होता है तो उसको देखने में मिलते हैं। फिर उनके भी रेंज सेट है कि इस से इस रेंज में वो पोल्यूटेड नहीं है, कम पोल्यूटेड है, लेस पोल्यूटेड है, इससे इसमें ज्यादा पोल्यूटेड है।
तो इस तरीके से तुमको रेंज वगैरह भी मिलता है, जिससे कि तुम पता कर सकते हो कि हाँ ये भाई पोल्यूटेड है, ये नॉन पोल्यूटेड है। करेक्ट। तो ये सब पता होने के बाद तुम बता सकते हो कि नहीं हमारा जो पानी है वो अच्छा है, बढ़िया है, खराब है, यूज करने लायक है, नहीं यूज करने लायक। ठीक है, तो ये तरीका होता है तुम्हारा पता करने के लिए इसको, किसको, तुम्हारा हैवी मेटल्स को। हेवी हैवी मेटल्स। मेटल, हाँ हैवी मेटल्स की कहानी इतनी है। इसके बाद क्या था? सर हमारा एमपीएन। है, हाँ, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, एमपीएन। एमपीएन से पहले इकोलाई जानो। इकोलाई क्या होता है? इकोलाई पता है क्या? यस सर, वो इंडिकेटर होता है ह्यूमन स्टूल का, ह्यूमन फीसिस का। हम्म, बैक्टीरिया वो नहीं है। पानी में उसका क्या काम है? पैथोजन है सर वैसे तो ये। नहीं नहीं, अरे तुम पॉल्यूशन पढ़ते हो, तो पॉल्यूशन में उस टाइप के कंटामिनेशन को कौन सा कंटामिनेशन बोलते हैं? बताओ, विच टाइप ऑफ पता। कंटामिनेशन? अरे यार पढ़े हो यार, फीकल फीकल कंटामिनेशन। कंटामिनेशन। हाँ अच्छा, मुझे वो स्पेसिफिक नाम होता है। फीकल कंटामिनेशन हर पता है। कंटामिनेशन का एक नाम होता है, फीकल कंटामिनेशन। तो फीकल कंटामिनेशन का जो बेस्ट इंडिकेटर है वो तुम इसको मेजर कर लो, इचेरिचिया ई, एस्क्रीशिया कोलाई। एस्किर्शिया कोली, कोलाई। जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई। ठीक है। अब इसको टेस्ट करके हम क्या निकालते हैं? एमपीएन निकालते हैं। इसको जब टेस्ट करते हैं इसमें से क्या निकालते हैं? एमपीएन। एमपीएन क्या होता है? मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल नंबर। प्रोबेबल नंबर। ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल तुम्हारा एस्टिमेट करोगे टेक्निक से कि कितना ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर उनको देखोगे। तो ये कल्चर बेस्ड टेक्निक है, एक तरीके से तुमको पता होना चाहिए कल्चर बेस्ड टेक्निक कैसे करते हैं, जो तुम्हारा बायो के लैब्स में होता है, पैथोजेंस को ग्रो करके उसको कल्चर मीडिया में डाल के उसको डायग्नोस किया जाता है कि उसका कल्चर कितना ग्रो किया है, कितना नहीं किया है, इंक्यूबेशन में रखा जाता है। ठीक है, स्टेरिलाइज किया जाता है, वो सब जो इंस्ट्रूमेंट है ना बायो के लैब्स में पैथोजेंस वगैरह जो देखते हैं, वैसे किया जाता है। ठीक है, तो तभी ये हो सकता है। तो एमपीएन कैलकुलेट कर लोगे, उससे पता कर लोगे, तो तुम्हारा इकोलाई वगैरह दिख जाएगा तुमको, और उससे तुम ये पता कर सकते हो कि हाँ हमारा जो पानी है उसमें फिकल कंटामिनेशन का मात्रा ज्यादा है या कम है। ये चीज तुम पता कर सकते हो किससे? इससे। ठीक है। इसके बाद क्या था? और कौन सा पोल्यूटेंट था वाटर क्वालिटी में? सर और तो बस ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स है, और उसके बाद डी सैलिनिटी तो कल ही हो गई। उसके बाद डीओ, बीओडी और सीओडी बस। डीओ बीओडी सीओडी एक क्लास में करा चुका हूँ शायद। हाँ हाँ। हाँ, वो आप करा चुके हैं पहले ही। तो बस यही सैल बचा है सर एमपीएन के बाद। आप ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स और सैलिनिटी कल आपने पढ़ाना शुरू तो कर दिया था सर। हाँ हाँ बताता हूँ, सैलिनिटी एस्टिमेशन कैसे होता है। देखो, हम्म। सैलिनिटी एस्टिमेशन का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, उसको कंडक्टिविटी से ही मेजर किया जाता है। ठीक है, कंडक्टिविटी से मेजर कर लो, और जो कंडक्टिविटी है वो डिजोल्व आयन को बता देता है, तो वही उसके सैलिनिटी का पार्ट हो जाता है। इसमें कुछ नया कहानी नहीं है। सैलिनिटी का अलग से मीटर आता है, सैलिनिटी मीटर से उसको मेजर कर लो, पीएसी यूनिट में उसको लिखा जाता है। ठीक है, सैलिनिटी को। यस सर। तो ये भी हो गया। अब बचता है तुम्हारा सॉयल। सॉयल का पोल्यूशन बच रहा है। और उधर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन में सेम टेम। सेम टेम एक्चुअली में एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एनएमआर भी है, एनएमआर भी पढ़ना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में तो डिटेल में जाना होगा इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने के लिए। उसके पार्ट्स वगैरह जानना ही जरूरी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, रुको, पार्ट्स वगैरह नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, पहले ये देखते हैं। कहानी सब वही है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ वाली ही कहानी है सब। अब देखो, ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट है यूवी विजिबल का,
इसमें एक लाइट सोर्स होगा, लाइट सोर्स जाएगा, वेवलेंथ सिलेक्ट होगा, जैसे सिलेक्ट बोला था तुमको, वेवलेंथ सिलेक्ट होगा, फिर सैंपल रख देंगे अंदर, उसमें से लाइट पास करेगा, डिटेक्टर उसको चेक करेगा, फिर कंप्यूटर सिग्नल से उसको प्रोसेस कर देगा। वही इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाली ही कहानी, कोई नया चीज नहीं है। अब डबल एस में हम क्या कर रहे थे, उसको फ्यूम्स बना दे रहे थे, सैंपल को उड़ा के उसको फ्यूम्स बना दे रहे थे, यहाँ पे फ्यूम्स बनेंगे ही नहीं। अल्ट्रावायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो फ्यूम्स नहीं बनना है, वो फ्यूम्स को बनाना नहीं है, सीधा का सीधा पानी को रख देना है, पानी से सैंपल पास करेगा, नहीं लाइट पास करेगा, लाइट पास करेगा तो डिटेक्टर उसको ऑब्जर्व करके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को फेंकेगा, और उस वेवलेंथ में सिर्फ वही एटम, जैसे कि सोडियम का वेवलेंथ सिलेक्ट किया तो सिर्फ सोडियम एटम ही उसको एब्जॉर्व करेंगे, तो वही एटम उसको एब्जॉर्व करके एक्साइट मारेंगे, एक्साइट मारते ही जो लाइट सोर्स एग्जिट करेगा वो हमको दे देगा। सीधा बात है, कहानी ही नहीं है। यूवी विजिबल भी वैसा ही है, बहुत इजी है। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यही पिक्चर है। सॉल्यूशन में गया, इंटेंसिटी आई था, फिर आई हुआ, एब्जॉर्बेंस ए इक्वल टू log 10 आई नॉट बाई आई करके लगा दो, जो आई आएगा वो तुम्हारा कंसंट्रेशन को फिर क्या करोगे, फिर उसको उस फॉर्मूले से जोड़ दोगे, कौन सा, ई टू द पावर ELC, उससे जोड़ के उसको निकाल दो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा बड़ा कहानी नहीं है इसमें। क्यूबेट का लेंथ तो समझ ही रहे हो, इस क्यूबेट का जो लेंथ है, पाथ लेंथ, मतलब इस लाइट का जो कवर कर रहा है, जो लेंथ कवर कर रहा है, दैट इज पाथ लेंथ, एज इट इज, बहुत सिंपल है। तो कोई बड़ी कहानी नहीं है, यूवी विजिबल में ऐसे ही होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर में फिर डबल एस जान लियो, आईसीपी तो समझ गए हो। अब डबल एस का तुमको डायग्राम दिखा देते हैं थोड़ा। ये है डबल एस का डायग्राम। आजा भाई, आजा 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 आजा। चलो ये नहीं दिख रहा है तो ये देख लेते हैं। हाँ ये वाला है, देखो, हॉलो कैथोड लैंप जो लाइट को छोड़ेगा, लाइट को छोड़ के वो दिखाएगा, फ्लेम में जाएगा, फ्लेम में तुम्हारा जो है स्लीट होगा, स्लीट से तुम्हारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सैंपल को इंजेक्ट कर रहे हो, सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे फ्यूम्स में छोड़ रहे हो, देखो यहाँ से बबल बना के उसको छोड़ रहे हो तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन समझ रहे ना, उसको एटम में कन्वर्ट कर दिया, एटॉमिक लेवल तक सैंपल को तोड़ देता है, कौन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। तो जब वो एटॉमिक लेवल तक तोड़ता है तो एटम्स क्या करते हैं, इस फ्लेम को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो जिस को वो एब्जॉर्व करते हैं वो स्लिट से पास होके, मोनोक्रोमेटर से पास होके, डिटेक्टर से पास होते हुए तुम्हारे लैपटॉप तक चला जाता है। इसमें भी काम किया है मैंने, पता है मेरे को, ठीक है, हमारे वहां जेएनयू में था ये सब चीजें। मैं जब एमएससी करने गया था तो सब था, XRD भी था, XRF भी था, ये भी था, वो भी था, सब था, सब किया है। तो यही उसका तरीका है, कौन सा, डबल एस का और इसका, यूवी विजिबल का। तो इसमें कुछ कहानी है सच कुछ है नहीं। जो तुम्हारा पूछेगा किसमें, यूसी नेट में पूछेगा, वो मोस्टली मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन तुमको पता है, आर्जेनोमेट्रिक टाइट्रेशन किसके लिए यूज होता है, पॉलिरोमेट्रिक टाइट्रेशन किसके लिए यूज होता है, ग्राविमेट्रिक मेथड किसके लिए यूज होता है, ठीक है, आयन क्रोमेटोग्राफी से तुम क्या देख सकते हो, आईसीपीओईएस क्या करता है, आईसीपीएमएस कैसे काम करता है, ठीक है, दोनों किस चीज को दिखाते हैं, अगर ये चीजें तुमको पता हो तो तुम मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चन आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से उसको बना पाओगे क्लियर कट। और एक बीएलएमएस लॉ पे क्वेश्चन आ जाएगा, घुमा फिरा के डालेगा तो। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन आता नहीं है। फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे अगर बात करें, उस पे एक दो क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा वो, तो वो परमिसिबल लिमिट पे बना देगा। ठीक है, ये चीज बनाता है। और एक क्वेश्चन आता है, आर्सेनिक 3 खतरनाक है या आर्सेनिक 5 खतरनाक है, क्रोमियम 3 खतरनाक है या क्रोमियम 6 खतरनाक है, ये इसका सर, ये आंसर बात तो तुम मुझे लोग कभी दो, समझ ही नहीं आता। इसका आंसर तुम लोग दो।
समझ क्या नहीं आता है? यही क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट सर है। सर हर बार का है। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो पोल्यूशन हमें कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में जो सर पढ़ाते थे, प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया और मैंने समझा, फिर मैं भूल गई। सर बोलते सुदेश तुम भूल कैसे जाती हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता सर, ये वाले तो मेरे को सही में नहीं होते, क्रोमियम, कैडमियम, आर्सेनिक और कॉपर और फेरस। मैंने कहा मेरे से नहीं होने वाला सर, रहने देते हैं, और जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दूंगी, ये वाला तो मेरे से नहीं होने वाला। मैं जब भी पढ़ती मैं भूल ही जाती हूँ, कौन सा ज्यादा टॉक्सिक है, कौन सा कम टॉक्सिक है। क्यों? पता नहीं सर, समझ नहीं आता, फिर भूल भी जाती हूँ। आई गेस रिवीजन कम कर लेती हूँ शायद इस टॉपिक पे, समथिंग हैपेंस, मैं भूल जाती हूँ। तो उसको ट्रिक ट्रिक क्यों नहीं अपनाते हो? सर इतने ट्रिक्स अपना लेती हूँ, फिर लास्ट में ट्रिक्स भी भूल जाती हूँ, कि इतने नहीं सारे तो ट्रिक्स थे कि कौन सा ट्रिक इसके लिए नहीं था। तो इतने सारी ट्रिक्स की याद करने की जरूरत है तुमको, जब पता है कि चीजें ऐसे ऐसा है तो वैसे वैसे ही याद करो जैसा जैसा है वो। उसको घुमा फिरा के याद करने की क्या जरूरत है? तुमको हम्म। पता होना चाहिए कि आर्सेनिक के जो कंपाउंड है वो किस किस फॉर्म में अगर है। तुमको अगर यही नहीं पता हो तो तुम आंसर कैसे बनाओगे? जब तुमको पता हम्म। होना चाहिए कि आर्सेनिक जो है वो तीन तरीके से मिलता है। कैसे? पहला मिलता है तुम्हारा खुद एक आर्सेनिक, जो कि खुद आर्सेनिक 3 है, तो 3+ वाला है। ठीक है? या तो उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है आर्सेनाइट। ठीक है? जिसको हम लिखते हैं AS3। यस सर। दिस इज ओनली आर्सेनिक। ठीक है? आर्सेनिक यस और सर। आर्सेनाइट दोनों सेम चीज है। और ओके। एक होता है तुम्हारा आर्सेनिक 5। यस सर। ठीक आर्सेनिक 5, इसको हम बोलते हैं क्या? आर्सेनेट। ठीक है? AS5। अब इसमें टॉक्सिक कौन है पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें 3 जो है वो टॉक्सिक। याद रखना है बस, सिंपल। पहला वाला टॉक्सिक है इसमें। अब टॉक्सिक नेचर क्यों होता किसी चीज का? क्यों होगा? क्योंकि वो इजीली क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा, सबसे जरूरी चीज। इजीली वाटर सॉल्युबल चीज ही टॉक्सिक हो सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? बायोलॉजिकली रिएक्टिव होना उनका जरूरी है। बायोलॉजिकली रिएक्टिव स्पीसीज होना चाहिए वो। ठीक है? ये उसका कहानी है। जो लेस सॉल्युबल है वो जाएगा ही नहीं अंदर। सिंपल सी बात है, तो इसमें तो कुछ कहानी ही नहीं है। इसमें क्या तुमको याद नहीं रहता है यार? बेकार बेकार तुम बोल रहे हो। सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर आयरन का भी तो ऐसा एक आता है, क्रोमियम का भी आता है, और उसके बाद हमारे सर ने और दो तीन का पढ़ाया था। फिर सर फिर यूरेनियम आता है, और मैं सब में फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ। देख, अब ठीक आर्सेनिक की तरह क्रोमियम भी है। क्रोमियम भी है, लेकिन इसमें कहानी रिवर्स है। आर्सेनिक का ठीक उल्टा है क्रोमियम। इसमें जो क्रोमियम 3 है वो यूजफुल है, वो यूजफुल एलिमेंट है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो लिपिड्स एंड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में मिलता है। ठीक है? तो क्रोमियम 3 जो है वो लेस टॉक्सिक है कंपैरेटिवली क्रोमियम 6 से। सिंपल। अब क्रोमियम 6 जो है वो तो कार्सिनोजेनिक है, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए। क्रोमियम 6 इज वेरी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। ठीक है? वो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मिथाइल मर्क्यूरेट भी आता है। Hg का कौन सा फॉर्म, वो भी पूछा जाता है। मर्क्यूरी का कौन सा फॉर्म जो है वो खतरनाक है? तो कौन सा है भाई? सर मैं इस मामले में बिल्कुल ही लल्लू अरे हूँ। यार क्या मिन माटा डिजीज, कितना समझाएंगे तुम लोग को? ये सब तो बकवास मिथाइल मर्क कहानी है। मिथाइल मर्क्यूरी ना, मोस्ट टॉक्सिक तो यस वही सर। है। यस सर, मिथाइल मर्क्यूरी। ये हाँ, ये सब क्या पूछे?
एलिमेंटल मर्क्यूरी जो होता है वो टॉक्सिक नहीं होता है, जो कि मर्क्यूरी ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, एलिमेंटल मर्क्यूरी बोलते हैं इसे। इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी भी है जो कि लेस हार्मफुल है। बस ये मिथाइल मर्करेट, मर्करी, ये सब खतरनाक है, क्योंकि ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है ना। यस सर। तभी तो खतरनाक था वो जापान के कोस्ट में। यस सर। न्यूरोटॉक्सिक नेचर का है ना ये सब। बस ये सब न्यूरोटॉक्सिक नेचर का है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में यार। ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीज है, छोटा मोटा चीज है, खुद लिखोगे खुद याद कर लोगे, फटाफट हो जाएगा ये चीजें। इसमें पूरी पूरी कहानी पढ़ने की क्या ही जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। टू दी पॉइंट पढ़ो, ठीक है। मटेरियल तुम पढ़ो बढ़िया सा, मटेरियल को अंडरलाइन करके अच्छे से रिवाइज करो, बट उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आ रहे हैं उसके टू दी पॉइंट आंसर करना अगर सीख गए तो ये सब गलतियां होंगी ही नहीं, कभी नहीं होगा। बार बार रिपीट करो, इन्हीं चीजों में गलतियां कर रहे हो और इन्हीं चीजों में फिर परेशान हो रहे हो। इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है और तुम लोग बेकार बेकार उसमें मार्क्स लूज कर रहे हो, जो ये करना नहीं चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या है, बाकी लोगों का नहीं आना है क्या आजकल? तेजल कहाँ, वो आएगी नहीं क्या, पूरे छोड़ दी? उसने घूम ही तो रही है लग रहा मैसेज उसने मैसेज में तो सब आंसर था कि कहा था पता नहीं। चांद जी है। का तो कहाँ? मैसेज आया कि नेटवर्क बहुत स्लो है। उनका तो नेटवर्क खराब ही रहता है, वो तो ऊपर कहाँ वाईफाई को एडजस्ट कर करके पड़ती है, वो तो दिखता ही हम्म। नहीं। खैर ठीक है, वो हुआ। इसके बाद एनालिटिकल टेक्निक में और क्या है? नहीं, एनालिटिकल टेक्निक का तो इतना ही पोर्शन था, एनालिटिकल टेक्निक में इतना ही जानना, जो कि क्वेश्चन बनाने लायक इतने ही है, वाटर के स्पेशली। सिर्फ हम यहाँ पे वाटर कवर कर रहे हैं। इसके बाद हमको डस्ट, PM 2.5, एरोडायनेमिक, एरोडायनेमिक है ना, क्या है उसका नाम, एरोडायनेमिक डायमीटर ना, PM का जो होता है एरोडायनेमिक डायमीटर। यस सर। तो यस सर, उसको पढ़ना एरोडायनामिक है, डैमेज। वो क्या काम करता है, स्टोक्स लॉ पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद हम घुसेंगे उसमें, क्या बोले तो सेम टाइम में घुसेंगे, क्योंकि सेम टाइम में एलिमेंटल कंपोजिशन देखा जाता है पॉल्यूशन के, डस्ट पॉल्यूशन के एलिमेंटल कंपोजिशन देखे जाते हैं। वो भी खुद ब खुद एक रिसर्च है, पॉल्यूशन वाला, एलिमेंटल कंपोजिशन, तो उसको देख के फिर कहानी की जाती है, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करेंगे, यस सर। एलिमेंटल कंपोजिशन देखेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे। वो सेम टाइम तभी पढ़ा जाएगा, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको। और तुम्हारा उसके बाद आ जाता है उस इंस्ट्रूमेंटेशन में, NMR एक है, FTIR एक है, ठीक है। FTIR भी पढ़ना है और NMR पढ़ना है, दो कहानियां पढ़नी है उसको। चाल्कोफाइल, लिथोफाइल, ये सब पढ़ाया था क्या? हम तो पढ़ाया था शायद, लग रहा है मेरे को। हाँ सर। हाँ सर, ये हो चुका है, चाल्कोफाइल, लिट्रोफाइल, चाल्कोफाइल, सेट्रोफाइल, लिथो, हाँ सिट्रोफाइल और एक्वोफाइल आपने वो करवा दिया था हाँ सर। हाँ, उसके तो कहानी हो गई है, उसमें दिक्कत है नहीं। ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा सॉइल पोल्यूशन की केमिस्ट्री आएगी, नॉइज पोल्यूशन की। एयर खत्म यस करने सर। के बाद सॉइल एंड नॉइज खत्म करेंगे, तो तुम्हारा पॉल्यूशन 6 यूनिट जो है वो भी खत्म हो जाएगा। देन वी विल शिफ्ट टू बायोलॉजी, सीधा कोर यस। बायोलॉजी, इकोलॉजी, वो सब पढ़ना है, वो लंबा यूनिट है, वो भी एक यस सर। लंबा यूनिट है, उसको भी कवर आउट करना है। वो कवर आउट करने के बाद तो बाकी सब यूनिट तो खाली लॉज है, लॉज में तो खाली रटना ही है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। उसमें तो हाँ खाली सर। तुमको डेट्स डेट्स पढ़ने हैं, डेट्स एंड शेड्यूल, डेट शेड्यूल हाँ। पनिशमेंट, डेट यस। शेड्यूल पनिशमेंट, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे कैसे सर? डेट शेड्यूल पनिशमेंट में तो हर बार का कंफ्यूज हो जाती है, इतने सारे पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे क्या, उसको तो कहानी है, उसका स्टोरी है, कि भाई ये हुआ था तो उसके बाद ये हुआ, ये हुआ था तो उसके बाद ये हुआ, मिलेनियम खत्म हुआ तो सस्टेनेबल आ गया, सस्टेनेबल खत्म हुआ तो एजेंडा 2030 आ गया, एजेंडा 2030 खत्म होगा तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टेड है, मतलब हम्म। लॉज भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर लॉज को सही से पढ़ोगे तो कनेक्टेड चीजें समझ में आ जाएगी, लॉज में दिक्कत नहीं करेगा तुम। लॉ तो काफी इजी टॉपिक है, लॉ पढ़ लिया तो भाई आधा मार्क तुम वहीं सिक्योर कर लो, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले पॉल्यूशन खत्म करेंगे, तो पॉल्यूशन खत्म करने के साथ सॉलिड वेस्ट को कहे छोड़ दे, सॉलिड वेस्ट यूनिट भी खत्म कर देते हैं उसके साथ। हाँ सर। जब पॉल्यूशन पढ़ ही हाँ। रहे हैं तो सॉलिड वेस्ट भी तो उसी के साथ ही खत्म कर देते हैं। यस सर। यस हाँ, सर। सॉलिड वेस्ट उसी के साथ ही खत्म कर देंगे।
सॉलिड वेस्ट हम्म। खत्म करने के बाद हम लोग घुस जाएंगे बायोलॉजी में। यस सर। बायोलॉजी का पूरा यूनिट खत्म करके देन वी विल शिफ्ट टू आवर एनर्जी सोर्सेस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, लॉज, एंड तुम्हारा वो करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज। इतना टॉपिक रहेगा। इतना टॉपिक खत्म होते ही हमारा काम हो जाएगा जो चाहिए यस हमें। सर। पूरा सितंबर महीना तो बिजी रहना ही है, सितंबर महीना लगेगा ही पूरा। लेकिन थोड़ा कम छुट्टियां मारो, संडे संडे भी टाइम दो। ये बोलोगे कि ठीक नहीं है। सर, नहीं बोलोगे कि सर 9:30 बजे ज्वाइन किए। वो कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस तो कर ही लेंगे।